नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ओर से एक नई पहल। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को कुछ चीज़ें समझाने के लिए मैं पॉलिटी के अपने जो नोट्स हैं उनके वीडियो साझा कर रहा हूँ। जब जब भी इस वीडियो को देखा जाएगा तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तथा आप उनका रिवीजन करके उनको अच्छे से सीख पाओगे। और ये वीडियो आने वाले समय में जब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं भी खुद इसको देखने आऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको समझाता हूँ बड़ी आसानी से, ताकि मेरे साथ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी बड़ी आसानी से पॉलिटी को समझ सके। जब भी आप अपनी लक्ष्मीकांत की पुस्तक खोलते हैं तो पहला ही चैप्टर आता है संवैधानिक विकास। सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उसमें ही ये पहली आपकी कड़ी है, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, भारत में आने से पहले आपको पीछे की थोड़ी कहानी समझनी पड़ेगी। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। दोस्तों, समुद्र, मैं आपको लेकर चलता हूँ समुद्र पर। आप सभी को पता है सबसे पहले व्यापार होने लगा। व्यापार का एक क्रम था, उस क्रम में अलग अलग कंपनियां आ रही थी जो कि आप आधुनिक भारत में पढ़ते हो। और उन्हीं कंपनियों में जो व्यापार की सीमा थी उसकी एक शुरुआत हो गई, उसकी एक नींव हो गई। और उसी क्रम में 1498 में वास्को डी गामा जो आते हैं, है ना, वो आते हुए भारत में आते हैं और फिर उसी मार्ग से चले जाते हैं। और उसी क्रम में 1500 ईस्वी में फ्रांसीसी आते हैं। लेकिन उसके बाद जो कड़ी आती है वो 1599 से शुरू होती है। 1599 में अंग्रेज आते हैं और वो भारत में क्या करने लगते हैं, यानी भारत में क्या करने लगते हैं, एक कंपनी स्थापित कर देते हैं 1600 ईस्वी में। कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वो क्या करने लगे दोस्तों? व्यापार करने लगे। ठीक है, और व्यापार करने की जो उनको अनुमति थी वो उन्हीं की प्रिंसेस महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने दी थी। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि महारानी एलिजाबेथ द्वारा कौन से एक्ट में उनको व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। कई बार वक्त परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा उनको प्रथम चार्टर एक्ट के रूप में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। ठीक है, प्रथम चार्टर एक्ट के रूप में व्यापार करने की अनुमति उनको प्राप्त हुई। और एक बात ध्यान रखना, जब उनको अनुमति मिल जाती है तो यहीं से विस्तृत अधिकार उन्हें प्राप्त हुए, जिससे निम्न अधिनियमों का विकास हुआ। आइए समझते हैं उसको। वो मुझे दूसरे नोट से आपको समझाना पड़ेगा। समझिए, सबसे पहले क्या था, जब पहला चरण चला तो 1599 में जो इनकी ईस्ट इंडिया की पहली कंपनी थी, इनकी कंपनी थी गवर्नेंस एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ नाम से इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा तथा भारत के पूर्वी देशों के साथ व्यापार नाम के उद्देश्य की स्थापना की गई थी। तथा आगे चलकर यही कंपनी 1600 ईस्वी के राज्य विलेख यानी द चार्टर एक्ट ऑफ 1600 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, जो महारानी एलिजाबेथ, जैसे मैं भी आपको अपने नोट्स में पढ़ा कर आया हूँ। तो इससे आगे की कहानियाँ दोस्तों, आप ये बात समझना, जब इसमें 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की इसकी स्थापना हो जाती है तो कंपनी के भारत में शासन की जो समझ शक्ति थी, कंपनी के भारत में जो शासन की समझ शक्ति थी, 16वीं जो प्रथम चार्टर एक्ट था 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सारी शक्ति गवर्नर के हाथ में थी और उसकी परिषद के हाथ में निहित थी, है ना। यानी भारत में कंपनी के शासन को व्यवस्थित करने के लिए बम्बई, मद्रास, कोलकाता, जो जितने भी प्रेसिडेंसी थे, एक नगर बना दिए गए थे, है ना। और उन्हीं नगरों में क्या होती थी? रियासत होती थी। किसकी रियासत होती थी? ब्रिटिश सरकार की, जिन्होंने उसको अनुकूल बना लिया था अपने हाथों में शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और समय समय पर उसी प्रेसिडेंसी यानी उसी रियासत में अनेक एक्ट पारित किए गए। आइए मैं उन एक्ट से आपको परिचित कराता हूँ। इसी कड़ी में आपका जो पहला एक्ट आता है 1726 का राज्य लेखा के तहत एक्ट आता है, यानी 1726 का एक्ट, है ना। इसमें क्या होता है, इस बात को समझना, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के गवर्नर
और उसकी परिषद को विधि निर्माण की शक्ति दी दी गई। यानी जितने भी गवर्नर थे, चाहे वो कलकत्ता का गवर्नर हो, चाहे वो बम्बई का गवर्नर हो, चाहे मद्रास का गवर्नर हो, और उसको एक शक्ति दे दी गई कि वो अपने जहाँ पर भी उसका मतलब विरासत है, जहाँ पर भी शासन करता है, वहाँ पर वो एक्ट पारित कर सकता है। अब आप ये मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे एक्ट दिए जाएंगे, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर शक्ति दी जाएगी, हमें क्या पता वो व्यक्ति कैसा है। वो बुरे एक्ट भी पारित कर सकता है, अच्छे एक्ट भी पारित कर सकता है, राइट। इसी कड़ी में फिर आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए इसको समझते हैं। इस एक्ट में क्या था दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार, आप सबसे बड़ी ये बात समझना, इसमें पहली बार लिखित संविधान, समझ रहे हैं, लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। यानी भारत में रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इस एक्ट को 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया, है ना, ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया। और 1774 में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत, समझना, इस अधिनियम की विशेषताएं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। पहली विशेषता क्या थी ये बात समझिए, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल था। समझ रहे आप, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था दोस्तों, वो गवर्नर के अधीन कार्य कर रहा था, और उसका पहले क्या था, 1 वर्ष का स्थान था, लेकिन अब 4 वर्ष कर दिया। इतनी सी बात पढ़ के बगल में रखो, आगे पढ़ो। दूसरा क्या था दोस्तों, जो मद्रास और बम्बई का गवर्नर जनरल था ना, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल था, अब वो क्या हो गया था, अब जो गवर्नर जनरल था ना, उसके लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी बना दी गई। इसको बात को पकड़िए, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे उसके लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी बना दी गई। ये काम किया इसने। और सह परिषद गवर्नर जनरल को, जो मैंने आपको बताया, उसको नियम बनाने की शक्ति दे दी गई, तथा अध्यादेश, जो मैंने आपको बताया भाई, हमें क्या पता कोई जनरल अच्छा हो या बुरा हो, कैसा हो, उसको अध्यादेश बनाने की आपने शक्ति दे दी। अब आगे चल के वो हानि भी होती है, वो भी आप इसमें कहानी के रूप में मैं आपको बताऊंगा। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर आपसे पूछ ले, कई बार पूछा गया है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में, है ना। और कर्मचारियों को निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया जब तक गवर्नर जनरल की अनुमति ना हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। जब आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने के लिए आते हो, सबसे पहले आपको इसका संवैधानिक महत्व समझना चाहिए। इसका संवैधानिक महत्व क्या है। देखो, पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य को विनियमित और नियंत्रित किया गया। संवैधानिक महत्व है, यानी इस एक्ट के तहत कंपनी के कार्य को नियंत्रित किया गया, जिसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी अब में कार्य केवल व्यापार तक सीमित नहीं रह गए थे, अब राजनीतिक मान्यता मिल गई थी। ठीक है ना, अब राजनीतिक कार्य को मान्यता मिल गई थी। पहली बार इसके द्वारा भारत में क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन की एक नींव रख दी गई। ठीक है, आइए इसकी विशेषताएं जानते हैं। मैंने आपको बताया अभी, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। 4 कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ लेता है बड़े बड़े एग्जामों में, तो छोटे छोटे एग्जाम पूछ लेता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। और इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछ ले तो सर एलिजा इम्पे थे। 3 उप न्यायाधीश चैम्बर तथा लिमेस्टर तथा हाइड थे। और इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से नियंत्रण सशक्त हो गया। कल हम 1781 के एक्ट ऑफ स्टेलमेंट से पढ़ेंगे, यानी 1731 का संशोधन अधिनियम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा मेरे नोट्स से आपको कितना समझ में आया। धन्यवाद।